हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी दो तरह के होते हैं। जो पहला एनोलॉजी है वो है वर्बल एनोलॉजी और जो दूसरा एनोलॉजी है वो है नॉन वर्बल एनोलॉजी। नॉन वर्बल एनोलॉजी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम वर्बल एनोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी अर्थात समानता, एक दूसरे में कंपैरिजन। आप एक दूसरे को कंपेयर करते हो अपने अंक के आधार पे। जैसे आप किसी परीक्षा में रैंक लाते हो, मान लो आपने फर्स्ट रैंक लाया तो दूसरा रैंक वाला आपसे कुछ नंबर पीछे होगा। इस तरह से आप दोनों में जो कंपैरिजन हुआ वो अंक के आधार पर हुआ। इसी तरह कुछ नियम और शर्तों के आधार पर जो कंपैरिजन होता है, जो सिमिलरिटी होती है, उसे हम एनालॉजी कहते हैं। जैसे आपके सामने नॉन वर्बल एनालॉजी का एक चित्र प्रस्तुत है। ये शूज का दो पेयर। इस आप जानते हो कि ये पेयर पैरों में पहना जाता है। शूज जो है वो पैरों के लिए होता है, तो ग्लव्स जो है वो किस चीज के लिए होगा, हमें ये बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हो ग्लव्स जो है वो हाथों में पहना जाता है। तो ये नॉन वर्बल एनालॉजी का टाइप है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा अपना वर्बल एनालॉजी। तो बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की ओर। आज हमारे पास जो एनालॉजी का प्रॉब्लम होगा वो कुछ इस तरह के होंगे। जैसे आपको दो रिलेशन पहले डिफाइन होंगे। जैसे दो अक्षर दिए गए हैं यहाँ पे 3 और 6। 3 और 6 में जो रिलेशन है उसी रिलेशन का यूज करते हुए आपको 4 और आगे वाले लेटर में बताना है। जैसे 3 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो 3 2 जा 6। इसी तरह ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जगह है उसे फिल करने के लिए आपको 4 को 2 से गुना करना होगा। जब आप 4 को 2 से गुना करोगे तो 4 गुना 2 ये होगा आपका 8 और ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। जो नॉन वर्बल एनालॉजी था उसमें सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न आते थे। सारे प्रश्न पिक्चर बेस्ड होते थे। लेकिन जो वर्बल एनालॉजी है उसमें दो तरह के प्रश्न होंगे। वर्बल एनालॉजी में दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड या न्यूमरल बेस्ड होता है और जो दूसरा होता है वो वर्ड बेस्ड होता है। तो एक एक कर हम इन सभी प्रॉब्लम्स को लेंगे, टाइप को लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और उनके डेप्थ में जाकर उन्हें सॉल्व करने के प्रोसेस को जानेंगे, ताकि हम परीक्षा में आए हुए किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो आज लेते हैं पहला प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास कुछ रिलेशन, सर्टेन रिलेशन डिफाइन है और उसी रिलेशन का यूज करते हुए हमें आगे इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह को भरना है। जैसे 4 और 16 में आपको रिलेशन बताना है। तो आप जानते हो कि 4 का जो वर्ग होता है, जो 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है, यानी जो 4 स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो अब आपको ये बताना है कि 5 का वर्ग कितना होगा। तो 4 इंटू 4 आपको 16 होता है। इसी तरह आपको 5 इंटू 5 कितना आता है 25। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 25 यानी ऑप्शन सी होगा। तो हमने इसे कैसे जाना, हमने क्या किया, पहले इन दोनों में जो रिलेशन पहले से प्रतिस्थापित था उस रिलेशन का यूज आगे वाले प्रश्नों के लिए किया। तो आपको जो आपका प्रमुख कार्य है, जो ड्यूटी है आपकी, वो है इस रिलेशन को पहचानना। जो ये रिलेशन दिया हुआ है 4 और 16 में, इस रिलेशन को अगर आपने पहचान लिया तो समझो आपने 70% काम पहले ही कर लिया। अब बचा आपको उसी रिलेशन का यूज करके इसे आंसर ढूंढना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वर्ग को पता चल गया हमारे पास ये रिलेशन की 4 और 16 में जो रिलेशन है वो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस रिलेशन का यूज किया हमने और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह हमने आंसर ढूंढ लिया आसानी से। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। जो आज का दूसरा प्रश्न है वह भी न्यूमेरल बेस्ड टाइप है। हमने दो टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था वर्बल एनालॉजी के लिए, एक न्यूमेरिकल बेस्ड और दूसरा वर्ड टाइप बेस्ड। अभी जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप है,
क्योंकि यहाँ नंबर की बातें हो रही है। ओके, चलो देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है उसमें देखो दिया हुआ है आपको 21 यानी 21 और 3, और उसी रिलेशन का यूज करते हुए आपको 574 से ये बताना है कि आगे वाला क्या नंबर होगा। तो आपका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, 21 और 3 में रिलेशन ढूंढना। इस दोनों में अगर आपने रिलेशन ढूंढ लिया तो समझो आपने प्रश्न को हल कर लिया। उसके बाद सिर्फ आपको उसी रिलेशन का यूज करते हुए आगे वाले नंबर को पता लगाना है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो 21 और 3, अगर 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 21 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 7 से टोटली डिविजिबल है, यानी 21 7 से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है 3 बार में। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल है। ओके, अब डिविजिबल है तो कितने बार में डिविजिबल है, 7 टाइम्स। ठीक है, अगर आप मान लो 7 की जगह आप 3 से ही डिवाइड कर दो, जो दिया हुआ है उसी से डिवाइड कर दो, तो भी आप पाओगे कि अगर 21 में आपने 3 से डिवाइड दिया तो वो 7 टाइम्स में टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 से 3 7 21, 3 7 जा 21। ओके, तो ये 7 टाइम्स में टोटली डिविजिबल है। अब आपको ये नंबर ढूंढना है यहाँ पे जो इसमें 7 से डिवाइड करो तो उतना आए, यानी 7 टाइम्स में टोटली डिविजिबल हो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 574 जो आपके पास दिया गया है उसको आप 7 से डिवाइड कर सकते हो ताकि वो 7 टाइम में टोटली डिविजिबल हो जाए। तो 574 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे यानी 7 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 1 4 आया, 7 2 जा 14। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इस प्रश्न का वो क्या हो गया, 82। आपने पहले वाले रिलेशन का पता लगाया और उसी रिलेशन को दूसरे वाले वर्ड में यूज कर दिया, और उस रिलेशन का यूज करने के बाद आप आसानी से इस प्रश्न का हल कर सकते हो। तो हमने पहले ही बताया आपको कि आपको सिर्फ इस रिलेशन को ढूंढना है, उसके बाद अगले रिलेशन आप आसानी से पता लगा सकते हो। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। जो आज का अगला प्रश्न है वो देखो क्या है, ये भी एक न्यूमरल टाइप प्रश्न है, यानी वर्बल एनालॉजी का टाइप 1। आपके पास पहले एक रिलेशन डिफाइंड है 25 37, यानी 25 और 37। जो इस दोनों में रिलेशन है उसी रिलेशन का यूज करते हुए आपको 49 और आगे वाला नंबर ढूंढना है। तो देखो हम बढ़ते हैं, पहले 25 और 37 में रिलेशन देखते हैं। 25 जो है वो 5 का वर्ग है, लेकिन 37 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन 5 में अगर आप 1 ऐड कर दो, 5 + 1 6, 6 यानी 6 का वर्ग कर दो, 6 गुना 6, तो ये कितना हो गया 36। और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 37। यानी पहला संख्या जो है वो किसी का वर्ग है, लेकिन दूसरी संख्या जो है वो जो पहले नंबर का वर्ग है उसमें 1 ऐड करने पर उसका जो वर्ग होगा उसमें 1 ऐड करने पर प्राप्त होता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप अगर देखो 5 है, 5 का वर्ग, फिर एक आपने 5 में ऐड कर दिया 6, 6 का वर्ग प्लस 1 37, राइट। अब बढ़ते हैं, इसी रिलेशन का यूज करेंगे हम इस हिस्से में। तो देखो 49 जो है वो 7 का वर्ग है, ठीक उसी तरह जो 25 जो था वो 5 का वर्ग था। अब हमने क्या किया, 5 में 1 ऐड कर दिया 6, 7 का वर्ग था 7 में 1 ऐड कर दिया 8। अब क्या करेंगे हम 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 8 जा 64, 8 गुना 8 64। अब उसमें यहाँ पे 1 ऐड किया गया तो हम भी 1 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 65। ओके, ये रहा 65। तो पहले हमने क्या किया, पहले वाले हिस्से में जो रिलेशन था उसे पहचाना और अगले वाले हिस्से में उसी रिलेशन का यूज कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखो ये जो प्रश्न है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है। ठीक है, आपको आपने अभी तक बहुत सारे मेंटल एबिलिटी के टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको जैसे हमने पढ़ा था पहले सीरीज, उस सीरीज में भी हमें बताया था आपको कि आपको ABCD से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं उनके
नंबर, जैसे ए जो है वो फर्स्ट नंबर में आता है, बी जो है वो सेकेंड नंबर में आता है, इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास एक रिलेशन पहले से दिया गया है HCM और FAK। आपको इसका मीनिंग नहीं ढूंढना है, अगर आप मीनिंग ढूंढने जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। HCM और FAK, अब इसी जो ये रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, उसी रिलेशन का यूज करते हुए आपको यहाँ वाला वर्ड ढूंढना है, राइट। अब देखो आपको अगर ए से लेकर जेड तक के नंबरिंग का कुछ याद है, कुछ भी याद है, या फिर ए से लेकर जेड तक आपको पता है कि कैसे कैसे आता है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो जैसे HCM है, ओके। अब देखो HCM से FAK में कैसे जाएंगे, अगर H में अगर 2 माइनस करोगे आप तो F में आ जाओगे। जैसे F के बाद क्या आता है, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये रहा F, ये रहा G और ये रहा H। तो अगर H में आप 2 माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे F पे। ठीक उसी तरह अगर C में आप 2 माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे A पे। M में 2 माइनस करोगे तो पहुंच जाओगे K पे। यानी जो दूसरा वर्ड है, ठीक है, पहले वर्ड में से 2 माइनस करने पर दूसरा वर्ड मिल रहा है, तो आपको रिलेशन मिल चुका है। अब देर किस बात की, आपको इसी रिलेशन का यूज करके ये वाला वर्ड ढूंढना है। तो S में 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q। इसी तरह G में 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, E। D में 2 माइनस करोगे तो मिलेगा B, यानी QEB, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। हमने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम अपना दूसरा टाइप यूज करेंगे। दूसरा टाइप क्या है, वर्ड टाइप। इससे पहले जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए वो न्यूमेरिकल टाइप थे। अब देखो वर्ड टाइप में आपको ऊपर में क्या लिखा गया, उस विकल्प का चयन करें, यानी उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध हो जो दिए गए शब्दों के युग्म के बीच है। यानी जो पहला वाला दिया गया आपको शब्द, उसी शब्द का जो रिलेशन है, उसी रिलेशन का यूज करते हुए दूसरा वाला आपको ढूंढना है। चलो, तो आशा करता हूं कि आपने फिजिक्स जो पढ़ा होगा उसकी कुछ महत्वपूर्ण यूनिट होती हैं। फिजिक्स में हमको आपको पहली या दूसरी कक्षा में कुछ यूनिट पढ़ाया जाता है जो इकाई होती है। जैसे आप लंबाई, किसी भी रॉड है, कोई रॉड की लंबाई कैसे नापते हो, लंबाई में जैसे 4 मीटर, तो ये मीटर जो होता है ये उसका यूनिट होता है, ठीक है, इकाई होती है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो देखो कार्य जो होता है, फिजिक्स का ये टर्म है कार्य, यानी कि वर्क, इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, कार्य का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। अब आपको पहले में एक क्वांटिटी दी गई है, एक राशि दी गई है, और दूसरे में उसका यूनिट दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि जो क्षेत्रफल है उसका यूनिट नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, यानी इस रिलेशन का यूज करते हुए इस रिलेशन वाले वर्ड को ढूंढना है। अब परिमाप तो क्षेत्रफल में नापा जाता नहीं है, लंबाई तो लेंथ के लिए होती है, रेडियन डिग्री के लिए होता है, हेक्टेयर आपने काफी बार सुना होगा कि वो क्षेत्रफल नापने के लिए यूज होता है। तो यूनिट जो है क्षेत्रफल का वो हेक्टेयर होगा। आपने कई बार सुना होगा अपने घर में कि इतना हेक्टेयर जमीन है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्षेत्रफल की जो यूनिट है वो हेक्टेयर है। तो यहाँ पे यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम था। देखो क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी का, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका यूज हुआ, फिजिक्स का भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हेक्टेयर इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि वर्ड से ही रिलेटेड है। अब आपको यहाँ फिर से बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्मों के बीच है। यानी गाय और दूध में क्या संबंध है, गाय जो है वो दूध देती है। अब देखो, अब आपको ये बताना है कि ये रिलेशन, सेम यही रिलेशन कि इन चारों में से कौन से में यूज हो रहा है। ओके, तो देखो चिड़िया जो है वो उड़ती है, ये आपको गाय जो है दूध देती है, यानी आपको कुछ मिलता है गाय से। ठीक है, वो भी खाद्य पदार्थ, खाने वाली पदार्थ। ठीक है, तो चिड़िया का उड़ना ये तो गाय दूध देने से रिलेटेड नहीं है। चील का झपटना, चील का ये प्रॉपर्टी है कि वो झपटती है, तो ये इससे आपको कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन गाय से यहाँ आपको दूध मिलती है जो आप खाते हो। बकरी का मिमियाना,
बकरी का मिमियाना, बकरी का बोलना जो है वो मिमियाना कहलाता है। तो यहाँ इससे भी आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखो गौर से, ये है मुर्गी का अंडा देना। जो मुर्गी का अंडा देना है वो आपको गाय के दूध देने के बराबर लग रहा है, क्योंकि अंडा भी मिलता है आपको, वो भी एक खाद्य पदार्थ है, और यहाँ गाय जो दूध देती है वो भी एक खाद्य पदार्थ है। तो गाय का दूध देना और मुर्गी का अंडा देना, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। तो ये वर्बल एनालॉजी का रिलेशन को स्थापित करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम वर्बल एनालॉजी में डील करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।